4 जुलाई 1999 की बात है, जब कारगिल का युद्ध चल रहा था। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सेना आमने सामने से गोलीबारी कर रही थी। टाइगर हिल पर चढ़ने के लिए तिरंगा लेकर योगेंद्र यादव अपनी टीम के साथ जब ऊपर बढ़ रहे थे, तब पाकिस्तानी सैनिकों ने लगातार गोली पर गोली चला रहे थे। योगेंद्र यादव महज 19 साल के थे उस वक्त, और उनको दुश्मनों ने 18 गोलियां मारी। 18 गोली लगने के बाद भी वो जिंदा थे, मरे नहीं। और उन्होंने अदम्य साहस का परिचय देते हुए एक दो नहीं, कई पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर दिया। ऐसा पुरस्कार उनको दिया गया भारतीय सेना की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से, जो पुरस्कार सिर्फ मरणों उपरांत ही मिलता है। यानी कि वीरता पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया, उनको नवाजा गया। ऐसे बहादुरी के किस्से सेना में ही सुनने को मिलते हैं, बाकी जगहों पर कम ही मिलते हैं। आज का जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस किस्से को सुनने के बाद आपको यकीन ही नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। वाकई ऐसा है, और जो यकीन नहीं कर रहे हैं उनको वहां जाकर इस सच्चाई का परखना चाहिए और जानना चाहिए। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है भारत का एक प्रदेश है सिक्किम, और सिक्किम का ही एक इलाका है नाथुला। दरअसल बात कर रहा हूं 6 अक्टूबर 1968 की रात की। एक सिपाही जिसका नाम होता है प्रीतम सिंह, जो कि आर्मी में मौजूद था, उसको एक सपना दिखाई देता है। सपना देखने के बाद हड़बड़ाया हुआ था, थोड़ा परेशान था, सोच रहा था कि मैं अभी बताऊं कि कब बताऊं। सुबह सुबह का जो सपना होता है वो अक्सर पूरे हो जाते हैं। दिन निकलने को था और वो छटपटाया हुआ था, बेचैन हो रहा था कि करूं तो क्या करूं, कैसे करूं। बस इंतजार था उसको सूरज निकलने का। सूरज निकल आता है, क्योंकि वो अपने बड़े ऑफिसरों के सामने जाने से डर रहा था, घबरा रहा था। सोच रहा था कि जाऊंगा तो लोग यकीन करेंगे नहीं करेंगे, समझ नहीं आ रहा। फिर वो हिम्मत जुटाता है, अपने एक दो साथियों से पूछता है कि कुछ बात करनी है मुझे अपने ऑफिसर से, क्या मैं चला जाऊं कि नहीं। तब उस बाकी साथी कहते हैं कि ठीक है चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रीतम सिंह जो आर्मी का सिपाही है, वो सीधा वहां जाता है। 23वीं पंजाब बटालियन, पंजाब रेजिमेंट का वो सिपाही था। अपने ऑफिसर से जाकर कहता है कि सर, रात मेरे सपने में हरभजन सिंह आए थे और उन्होंने मुझसे कुछ कहा है। तो जैसे ही बात सपने की हो रही थी, तो ऑफिसर ने कहा कि तुम सपना नहीं देख के आ रहे, बल्कि सदमे में हो। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर जरूरत हो तो छुट्टी लो और छुट्टी लेके घर चले जाओ, घर घूम के जाओ। वो कहता है, सब मेरी बात का यकीन तो करिए आप, मैं जो कह रहा हूं बिल्कुल सही है और सच है। तो उसके बाद जब ऑफिसर को बार बार कह रहा है, तो ऑफिसर भी उसकी बात मानने को तैयार हो जाता है। और ऑफिसर एक टीम तैयार करता है, और टीम तैयार करने के बाद ये टीम टुकोला से, जो डोंगचुआ एक इलाका है, वहां पर नाथुला के पास उन पहाड़ियों में एक टीम पहुंचती है। और वहां जाने के बाद जो सपने में देखा था वही देखने के बाद सीधा पहुंचते हैं, तो एक नदी के किनारे एक लाश पड़ी हुई थी। और वो लाश किसी और की नहीं थी, बल्कि एक सिपाही हरभजन सिंह की लाश थी। हरभजन सिंह की लाश देखने के बाद सब लोग रो पड़ते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन इससे भी बड़ी चमत्कारी वाली जो बात थी वो ये थी कि जिस सिपाही ने, ये प्रीतम सिंह ने बात कही है, वो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति मर जाए, उसके बाद वो सपने में आए, और सपने में आने के बाद ये बताए कि मेरी लाश वहां पड़ी हुई है। तो वो सपना आखिर क्या था, कौन थे वो हरभजन सिंह, उनके बारे में मैं आपको बताता चलूं। दरअसल पाकिस्तान में एक जिला है गुजरावाला, जो कि अब फिलहाल पाकिस्तान में है। और 30 अगस्त 1946 को एक बच्चा पैदा होता है, जिसकी माँ उसका नाम रखती है हरभजन सिंह। हरभजन सिंह जब 20 साल का होता है, तो 20 साल के होने के बाद 9 फरवरी 1966 को वो भारतीय सेना में भर्ती हो जाता है। उसका ख्वाहिश थी, उसका सपना था कि मैं भारतीय सेना में जाऊं। और 1966 में भर्ती होने के बाद उसकी कुछ इधर उधर पोस्टिंग होती है, फिर उसके बाद फिर ये सिक्किम में चला जाता है। और सिक्किम में जाने के बाद नाथुला एक जगह होती है, और इसकी एक ड्यूटी थी कि तुम्हें खच्चरों पर, तुम्हें घोड़ों पर राशन, सब्जियां, जो भी फौजियों की जरूरत का सामान होता है, वो रख कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होगा। ऐसे रोजमर्रा का काम था, ऐसा नहीं कि पहली बार कर रहे हैं। लेकिन वो 4 अक्टूबर 1968 को जब अपना सामान लेकर, सैनिकों के लिए खाने पीने की चीजें लेकर जब निकल रहे थे, अपनी टुकड़ी के पास जा रहे थे, तो समुद्र तल से 14,000 फुट की ऊंचाई पर वो उस वक्त चल रहे थे। और जैसे जैसे उनके खच्चर, उनके घोड़े आगे चल रहे हैं, वो पीछे पीछे चल रहे थे। अचानक उनका पैर फिसल जाता है, और बहुत ऊंची पहाड़ी से, बहुत ऊंची चोटी से वो सीधा जमीन पर आके गिर जाते हैं। और वो लुढ़कते लुढ़कते जब जमीन पर आकर गिरते हैं, तो उनकी कई हड्डियां टूट जाती हैं, और सीधा पहुंच जाते हैं कि नदी में। नदी का बहाव बहुत ज्यादा तेज था, उनका जो शरीर था वो बहाव के साथ ही बह जाता है। अब
जिस बटालियन में ये इनकी पोस्टिंग थी, ये 23वीं बटालियन होती है पंजाब रेजिमेंट की। उसमें 200 से ज्यादा सैनिक अब इन्हें तलाश करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जब ये अपनी निर्धारित समय सीमा पर वहां नहीं पहुंच रहे थे, जब नहीं पहुंचे तो जाहिर सी बात है परेशानी होना लाजमी था। सेना के जवान अपने ही इस सैनिक को ढूंढने लगते हैं, तरह तरह की बातें शुरू हो जाती हैं। कुछ लोग कहने लगते हैं भागोड़ा है, भाग के चला गया होगा अपने घर। कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग कुछ कह रहे थे। लेकिन 200 से ज्यादा जवानों ने उस इलाके में जहां पर जाकर उनके पैरों की सीमा, पैर खत्म हो जाते हैं, जहां के पैरों के निशान बंद हो जाते हैं, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है, वहां बहुत ज्यादा बर्फ पड़ रही थी और बर्फ के बीच में से वो गुजर रहे थे। तो जाहिर सी बात है घोड़ों के, खच्चरों के निशान तो थे उनके पैरों के, लेकिन इंसान के निशान नहीं थे। इसीलिए उन्होंने इस बात का अंदाजा लगाया कि वो इसमें गिरे हैं। अब ढूंढते हैं 200 से ज्यादा जवान, 48 घंटे से ज्यादा का समय हो जाता है, उनकी लाश नहीं मिलती और वो आर्मी वाले हार थक कर अपने अपने कैंप में आ जाते हैं। और उसके बाद एक तरह से कह सकते हैं कि वो उम्मीद छोड़ बैठे थे। और जब उम्मीद छोड़ बैठते हैं तब प्रीतम सिंह सिपाही होता है भारतीय सेना का, उसके सपने में हरभजन सिंह आते हैं, बताते हैं कि मेरी लाश वहां गिरी है, मैं ऐसे ऐसे गिर गया था। जो पूरी कहानी, पूरी दास्तां उन्होंने अपनी बताई और उसके बाद उस लाश को लेके आते हैं तो वाकई सैनिक हैरान थे, परेशान थे, ऐसा कैसे हो सकता है। 1-2 दिन का समय गुजर जाता है। जो एक भारतीय सैनिक के मरने के बाद, शहीद होने के बाद जो होता है, जो औपचारिकताएं होती हैं वो पूरी की गई। उनकी जो लाश थी, उनका जो पार्थिव शरीर था, उनको उनके गांव भेजा गया। उनका गांव वर्तमान में पंजाब प्रांत का जालंधर इलाका है, उसी के पास उनका गांव था। जब देश आजाद होता है तो आजादी के बाद उनके परिवार के लोग हिंदुस्तान में आके बस जाते हैं। उनका पार्थिव शरीर पहुंचता है, लोग परेशान तो थे ही, जाहिर सी बात है किसी की का बेटा, किसी का भाई, किसी का कुछ अगर इस तरह से सेना में जाए और वो खत्म हो जाए, शहीद हो जाए, तो वाकई दिक्कत परेशानी वाली बात होगी ही। इनके साथ भी था। प्रीतम सिंह को 2 दिन के बाद फिर से एक सपना दिखाई देता है। सपना दिखाई जब देता है तो उसमें हरभजन सिंह कहते हैं कि भाई अगर कोई बुरा ना हो, कुछ बुरा ना लगे किसी को, तो मेरी समाधि बनवा देना। समाधि वाली बात आती है फिर, क्योंकि पहला जो सपना था, जिस सपने के बाद उन्होंने इस लाश को बरामद किया था, ठीक दूसरा सपना देखने के बाद लोगों ने अब कोई ज्यादा बातचीत नहीं की, कोई सवाल जवाब नहीं किए और जाहिर सी बात है सीधा उस सपने के बारे में सोचने लगते हैं और समाधि बनाने की बात शुरू हो जाती है। एक बंकर था, बंकर में ही उनकी समाधि बना दी जाती है। समाधि बन जाती है जैसे एक फॉर्मेलिटीज, या फिर कह सकते हैं कि मामले को गंभीरता से लिया गया। लेकिन जब तीसरा सपना आता है तो तीसरा सपना वाकई परेशान करने वाला था। लेकिन इस बार सपना प्रीतम सिंह को नहीं दिखाई दिया, बल्कि अन्य किसी सैनिक को दिखाई दिया। उनकी 23वीं जो बटालियन थी उनको दिखाई दिया और उसमें बताया गया कि चीन की तरफ से कुछ आहट है और कुछ सैनिक की अगर आप देखेंगे तो उनकी घुसपैठ शुरू हो रही है। और यही बात उस सैनिक ने अपने ऑफिसर को बताई। ऑफिसर से कहा कि सर ऐसे ऐसे बात है, रात में एक सपना देखा। हरभजन सिंह सपने में आए थे, उन्होंने कहा कि जो चीनी सैनिक हैं वो हमारी तरफ बढ़ रहे हैं और ऐसा ना हो कि वो कुछ गलत हरकत करें। इस बात को गंभीरता से लिया गया, जाकर देखा तो सचमुच चीनी सैनिक उधर बढ़ रहे थे। तो उनका विश्वास बढ़ जाता है, यानी कि अब लोगों की आस्था बढ़ जाती है। और ये दूसरी तीसरी बार नहीं था, अब ये सपने आने शुरू हो जाते हैं। कभी भी किसी भी सैनिक को सपना आता था और जैसे ही नाथुला में सपना आता था वो बात सच हो जाती थी। अब ये बात सच हो रही थी। धीरे धीरे इन सैनिकों ने जब अपने गांव जाते थे तो लोगों को बताया करते थे। अब लोग अपने अपने गांव से आने लगते हैं सिक्किम के इसी नाथुला में और जाकर उसी समाधि को देखते थे जो बाबा की, जो इनकी समाधि हुआ करती थी। सब कुछ वैसे ही चल रहा था जैसे एक नॉर्मल होता है। अब लोगों में, उनके सैनिकों में इतना विश्वास बढ़ने लगा क्योंकि जो उनके कपड़े थे, उनके जूते थे, उनके जो बिस्तर है उसी समाधि के पास रखा जाने लगा, बिल्कुल तैयार करके, इस्त्री करके, जैसे जैसे जरूरत होती है वैसे। अब लगातार ये पाकिस्तान, चीन और भारत की जो सीमा पर ये मुस्तैदी दे रहे थे हरभजन सिंह, तो सब सैनिकों को लगता है कि जो ये कर रहे हैं मरने के बाद भी, मरणोपरांत भी ये ऐसा काम कर रहे हैं, तो इनके लिए जो सुविधाएं एक सैनिक के लिए होती हैं वैसी ही सुविधाएं होनी चाहिए। ठीक वैसे ही हुआ। इनका जो वेतन था उनको वेतन भी दिया जाने लगा मरने के बाद भी, और साथ में इनको साल में 2 महीने की छुट्टी सैंक्शन होने लगी। 15 सितंबर से लेके 15 नवंबर तक छुट्टी सैंक्शन होती थी। और जब छुट्टी होती थी तो साथ में इनका सारा सामान, जैसे एक सैनिक अपने घर, अपने गांव आता है, अपने परिवार के पास आता है, जैसे जैसे सामान वो लेके चलता है, पूरा बक्सा लेके जाता है, बहुत सारी जरूरत की चीजें हैं वैसे लेके जाता है, ठीक वैसे ही जाया करता था। और ये बागडोगरा के पास न्यू जलपाईगुड़ी एक रेलवे स्टेशन है। इस रेलवे स्टेशन के से एक ट्रेन जाती है जिसका नाम है डिब्रूगढ़ अमृतसर एक्सप्रेस। इसमें इनके साथ साथ, यानी कि हरभजन सिंह के साथ साथ 2 अन्य जवानों का भी
रिजर्वेशन होता था और उनका सामान लेके वो जाते थे। इनकी जो सीट होती थी, रिजर्व होती थी, उस सीट पर किसी की बैठने की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि ये सीट हरभजन सिंह के लिए बिल्कुल अलॉट थी, आरक्षित थी। और सीधा ये अमृतसर से होते हुए सीधा अपने जालंधर जाते थे, अपने गाँव। 2 महीने जब छुट्टी पूरी होती थी, फिर वो 2 सिपाही जाते थे नए और उनके सामान लेके वापस आते थे। एक तरह से इन्होंने एक नियम बना लिया और 1968, 69, 70 से लेके लगातार ऐसे ही चलता चला जाता है। जब ये बात धीरे धीरे लोगों को पता चलती है तो लोगों की आस्थाएं और बढ़ने लगती हैं। अब फिर पहले सैकड़ों लोग, फिर हजारों लोग, अब लाखों की संख्या में लोग जाने लगे उसी जगह पर। लेकिन जहां पर इनकी समाधि बनी हुई थी वहां पर आम लोगों का पहुंचना बहुत मुश्किल था। इसलिए लोगों की सुविधा को देखते हुए 11 नवंबर 1982 को उस समाधि स्थल से दूसरी जगह लगभग 9 किलोमीटर पहले ही एक मंदिर बनाया गया है और मंदिर का नाम रखा है बाबा हरभजन सिंह मंदिर। यहाँ पर लोग श्रद्धालु आते हैं, उनके जो किस्से हैं, उनकी जो बातें हैं, जो सपने में आकर वो सैनिकों को बताते हैं, वो सारी बातें सुनते हैं तो लोगों का विश्वास और बढ़ जाता है। लेकिन साइंस इन बातों को मानती नहीं है। इनके साथ न केवल इन्हें वेतन मिलता था, बल्कि वेतन के साथ साथ जो एक सैनिकों के लिए चाहे वो प्रमोशन हो या कुछ और भी जरूरत की चीजें हैं, वैसी मिलनी शुरू हो जाती हैं और लगातार वो ऐसे चल रहा था। बताया जाता है कि 2006 में ये रिटायर हो गए थे, लेकिन इनकी जो छुट्टियां थी, इनका आना जाना वो लगातार ऐसे चलता रहा। कोई व्यक्ति कोर्ट चला जाता है और 2017 में जब कोर्ट जाता है तो कोर्ट इनकी छुट्टियों के बाद को खत्म कर देता है, कहता है कि ये छुट्टी करना सही नहीं है। तब वो 2017 इनके 18 के बाद से फिर अब कोई व्यक्ति वहां से नहीं जाता है। लेकिन जब तक इनकी मां जिंदा थी तब तक इनकी मां को वेतन दिया गया, पेंशन दी गई। बाद में इनकी जो परिवार के लोग थे उनको पेंशन दी गई थी। लेकिन ये बात वाकई अपने आप में अनोखी है, हैरान करने वाली है कि एक सैनिक मरने के बाद भी अपने देश की रक्षा के लिए क्या कुछ नहीं कर रहा था। और जब लोग सिक्किम के उस नाथुला जगह पर जाते हैं तो जब उस किस्से को सुनते हैं, सैनिक सुनाते हैं, तब लोगों को यकीन होता है कि हमारे देश में ऐसा भी एक किस्सा हुआ था कि आज भी वो सैनिक, इस बात को लगभग 54-55 साल के आसपास हो चुके हैं और 54-55 साल तक वो चीजें जो पहले थी 1968 में या 69-70 में, वो आज भी चली आ रही हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते आज रविंद्र यादव हैं, रघुनाथपुर के रहने वाले हैं, नेहा कुमावत हैं, सीकर की रहने वाली हैं, बीरबल हैं और बम कुमार जो शायद बच्चा है, इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। भावेश देवासी हैं, सिरोही के रहने वाले हैं, शमसुल अब्बासी बरेली के हैं, जसवंत सिंह जाखड़ के रहने वाले हैं, गोकुल पासवान बलरामपुर के रहने वाले, समी शर्मा, मोहम्मद यूसुफ बिहार से हैं, नेमपाल सिंह बिजनौर से, आरिफ खान राजीव सिंह गाजियाबाद से, हसीब अहमद आजमगढ़ से, आजम अंसारी शामली से, जिशान प्रधान संभल से, रजनी कुमारी ईशनपुर से, विशाल साहू जयपुर से, पूनम चंद, ब्रजेश यादव, मोहम्मद इस्तियाक गोंडा से हैं, आर्यन सिंह बिहार से, अयाज अली यूपी से, मूलचंद जैसलमेर से। इन सब लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।